Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 11th of June 2022। तो 11 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपकी मदद करेंगे और कुछ नए फैक्ट्स आपको सिखा के जाएंगे। पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेजिव स्पीशीज इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से कौन सी इन्वेजिव स्पीशीज है इंडिया में। फर्स्ट इज कॉमन वाटर हायासिंथ, सेकंड है लैंटेना कैमरा, थर्ड है यूकेलिप्टस एंड फोर्थ है प्रोपोइस जूलीफ्लोरा। ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि इनमें से इन्वेजिव स्पीशीज इंडिया में कौन कौन सी हैं। ऑप्शंस आपने देख लिए हैं। ऑप्शंस है 1 2 3 1 3 4 2 3 4 या 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द बॉडी एक्लिमेटाइजेज टू द एल्टीट्यूड सिकनेस इन हायर एल्टीट्यूड ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पे बॉडी अपने आप एक्लिमेटाइज किस तरीके से करती है टू द हायर एल्टीट्यूड सिकनेस। फर्स्ट है इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, सेकेंड है डिक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, थर्ड है इंक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीजें करती है बॉडी टू एक्लिमेटाइज टू द हायर माउंटेनियरिंग। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज ए ओनली, सेकंड इज 1 and 2, थर्ड इज 1 and 3 या डी इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज एंड जीरार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्रायर एरियाज। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, द स्पीशीज दैट इन्वेड बेयर एरिया इज कॉल्ड अ कीस्टोन स्पीशीज। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से जो है वो सही हैं। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1 ओनली। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। एंड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स के हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि कल थाईलैंड वाली न्यूज़ आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन सी कंट्री ने रिक्रिएशनल मैरिजुआना को नेशनल बेसिस पे लीगलाइज किया। आपको बताना है रिक्रिएशनल मैरिजुआना को, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कल जो भी रहा हो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो फर्स्ट इज थाईलैंड, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज उरुग्वे। तो आपको बताना है कि इनमें से रिक्रिएशनल मैरिजुआना को नेशनल बेसिस पे किस कंट्री ने लीगलाइज किया है। तो दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। मैं एक करके आपको आंसर बताता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा कि कितने आपने सही किए। पर कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि कितने आपने सही किए हैं, ठीक है ना। और पहला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन था इन्वेजिव स्पीशीज का। तो इसमें इन्वेजिव स्पीशीज इनमें से चारों ही हैं। कॉमन वाटर हायासिंथ हो, चाहे लैंटेना कैमरा हो, चाहे यूकेलिप्टस हो, चाहे प्रोपोइस जूलीफ्लोरा हो, है ना। प्रोपोइस जूलीफ्लोरा का क्वेश्चन तो ऑलरेडी एक बार यूपीएससी ने और पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा सवाल ये है कि प्रोपोइस जूलीफ्लोरा के बारे में अगर आप मुझे कुछ बता सकें तो दैट विल बी वेरी गुड। इसका आंसर रहेगा डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द बॉडी एक्लिमेटाइजेज इटसेल्फ टू द एल्टीट्यूड सिकनेस। अब किस तरीके से एल्टीट्यूड सिकनेस से हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज करती है। तो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट। बिल्कुल सही बात है, ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपके ब्रेथ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगेगी। जब आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि योर ब्रीदिंग रेट इज स्टार्टिंग। सेकेंड कह रहा है कि डिक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। ये गलत है। रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, याद रखिएगा। द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंक्रीजेस, इट डज नॉट डिक्रीजेस, है ना। तो ये उल्टा लिख दिया है। और तीसरा कह रहा है इंक्रीजेस द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये भी गलत है। ये बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। ये याद रखिएगा कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। तो द आंसर विल बी वन ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन ओवरऑल आपने समझ लिया ना कि बॉडी एक्लिमेटाइज कैसे करती है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देगा, हीमोग्लोबिन आरबीसीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, और हीमोग्लोबिन में जो बाइंडिंग कैपेसिटी उसको डिक्रीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे पूछा था इकोलॉजिकल सक्सेशन के रिगार्डिंग। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस है बाय विच इकोसिस्टम चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। बिल्कुल सही बात है। आप सबको पता है कि पहले एक स्पीशीज आती है, फिर उसमें चेंजेस होते हैं, एरिया को ऑक्यूपाई करती है। अब अगर वो एरिया पहले से बैरन रहेगा तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा,
और अगर उस एरिया में पहले से थोड़ा वेजिटेशन ये सब रहेगा तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा, पहले कुछ रहा होगा तो, है ना। तो इस तरीके से होता है ये। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाइड्रार्क सक्सेशन में वेटर एरियाज में होता है और जीरार्क सक्सेशन ड्रायर एरियाज में होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। हाइड्रार्क सक्सेशन मतलब वाटर रिच वाले एरिया में और जीरार्क मतलब वाटर डेफिशिएंट रीजन में। और तीसरा कह रहा है कि स्पीशीज दैट इन्वेड बेयर एरिया इज कॉल्ड कीस्टोन स्पीशीज। ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कहलाती है पाइनियर स्पीशीज। आपको पता होगा कि जो स्पीशीज पहली बार बेयर एरिया में आती है उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज, और जो फाइनल स्पीशीज तैयार होती है बनके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपकी क्लाइमैक्स स्पीशीज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, है ना। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और लास्ट मैंने चौथा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी कंट्रीज ने रिक्रिएशनल मैरिजुआना को नेशनल बेसिस पे लीगलाइज किया? तो इसका आंसर है 2 और 3, कनाडा एंड उरुग्वे। क्योंकि थाईलैंड ने केवल मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए किया है, नॉट फॉर द रिक्रिएशनल पर्पसेस। फर्स्ट थाईलैंड विल बी रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, कनाडा एंड उरुग्वे विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आंसर विल बी 2 और 3, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 4 क्वेश्चंस। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है हाउ कैन द इकोनॉमी बी स्ट्रेंथेंड आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड एंड वॉर। आपको बताना है कि कोविड का इम्पैक्ट आया है और वॉर का इम्पैक्ट आया है, तो आपको बताना है कि हमारी इकोनॉमी को हम स्ट्रेंथन किस तरीके से कर सकते हैं। अब जब ये आंसर आप लिखेंगे ना तो आप पहले प्रॉब्लम बताएंगे, फिर बताएंगे कि स्ट्रेंथन कैसे हुआ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रोडक्शन स्लो डाउन का। तो प्रोडक्शन स्लो डाउन को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स ले जा सकते हैं? मे बी कुछ फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में तो मत बताइएगा क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अभी इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए आप बताएंगे। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप एटलीस्ट कुछ वहां पे फिस्कल पॉलिसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बता सकते हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। फिर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज में बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ाया जाए। यही सारे तरीके हैं जिससे कि आप इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही सारा आपको आंसर में लिखना है। अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइए। जितना आपने ओवर द टाइम पीरियड नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, जितना आपने ओवर द टाइम पढ़ाई की है, उन सबको अप्लाई करिए, है ना। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपका एम प्रीलिम्स निकालना नहीं, मेंस निकालना प्लस इंटरव्यू निकालना, है ना। और मेंस आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर आप अभी से बचेंगे कि यार मैं अभी नहीं लिखूंगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है, साल भर का टाइम है, जब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा फिर जो बीच का 4-5 महीने का पीरियड होगा मैं आंसर राइटिंग कर लूंगा। बिलीव मी, आप वहां पे 500 से 600 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे फिर, है ना। और फिर आप यही बोलेंगे कि 100 नंबर से मेंस छूट गया, इंटरव्यू छूट गया, या 150 नंबर से इंटरव्यू छूट गया। तो वो दिखता बहुत कम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा। अपने एक नंबर भी बोलते ना, टू क्लोज येट टू फार, है ना, टू क्लोज येट टू फार। तो वो वाली सिचुएशन ना हो आपकी कि आपका 1 नंबर या 10 नंबर या 20 नंबर से छूट जाए, क्योंकि वो दूसरों को दिखाने के लिए तो अच्छा है लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको पता है कि वो चीज़ कितना हर्ट करेगी अगर आपका प्री निकल गया फिर आप मेंस नहीं निकाल पाए तो, है ना। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू दैट कि प्लीज कीप राइटिंग द आंसर्स और इन क्वेश्चन से अभी बचिए मत। अभी अगर आप बचना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि नहीं यार मैं क्यों मानूं इसकी बात और मैं क्यों लिखूं आंसर राइटिंग, अभी मैं तो 1 साल बाद ही शुरू करूंगा, ये बड़ा आया बताने वाला। तो आप जब ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना तो इसको अभी से अप्लाई करना शुरू कर दे। डोंट थिंक अदरवाइज। कोई आपका यहाँ पे हंसी उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठा है। नो वन हैज टाइम टू लाफ एट यू, नो वन हैज टाइम टू सी योर आंसर्स इवन। बट हाँ, आप जब लिखते रहेंगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। वही दैट इज व्हाट आई वांट, है ना। सो कीप राइटिंग द आंसर्स। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स 2-3 मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। पहली चीज़ तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटैड जिसको हम बोलते हैं, UNCTAD, है ना। तो UNCTAD ने रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। तो पहला सवाल तो यही प्रीलिम्स वाला पूछ सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये निकालता है अंकटैड, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें रिपोर्ट में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, तो इन्होंने बताया है अभी रिसेंटली कि जो टॉप कंट्री है, जो कि टॉप रेसिपिएंट रही है FDI की 2021 में, वो रही है USA हैज़ बीन द टॉप रेसिपिएंट ऑफ द FDI इन 2021। इट वाज फॉलोड बाय चाइना एंड देन फॉलोड बाय हांगकांग, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कहाँ पर आया? सबसे अधिक आपका आया आपके USA में, फिर चाइना में और फिर आपका हांगकांग में आया, ठीक है ना।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया कौन सी पोजीशन पे था। इंडिया की पोजीशन थी 7th, है ना, और लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक पोजीशन का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब हालांकि ये पोजीशनल इंप्रूवमेंट ज़रूर है, देयर हैज़ बीन अ इम्प्रूव इन द पोजीशन, बट अगर आप एक्चुअल जो अमाउंट देखेंगे, अगर आप टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि अमाउंट में बहुत डिक्रीज देखने को मिला है। अगर पहले 2020 में हमारे पास $64 बिलियन आया था हमारे पास FDI में, वहीं पे 2021 में केवल $45 बिलियन हमारे पास आया है। तो देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द एक्चुअल रिसीविंग ऑफ द FDI, लेकिन ओवरऑल रैंक में हमें एक रैंक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 7th पोजीशन पे है हम लोग, ठीक है ना। अंकटाड देखो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है। कई बार कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि अब जैसे यूपीसी चेंज कर रहा है फॉर्मेट की, ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट अंकटाड निकालता है। तो याद रखिएगा, एक तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गई, ठीक है ना, एक कौन सी होगी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गई। फिर एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यही निकालता है। एक होता है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट निकालता है ये, ठीक है ना। और एक निकालता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। कौन कौन सी निकालता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। याद रहेगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, सेकंड न्यूज़ देखते हैं। सेकंड न्यूज़ जो है वो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स, साउथ चाइना सी हो चाहे इंडियन ओशन रीजन हो, वहाँ पे उसने जो बेसिक उसकी पॉलिसी है वो है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसको बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। मतलब वो आपको इतना उधार दे देगा, इतना लोन दे देगा कि वो आपके चुकाने की बस नहीं रहेगी, और जब आपके यहाँ चुकाने की वो बस नहीं रहेगी तो आपके यहाँ लैंड वो लेगा और लीज में ले लेगा। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट को उसने श्रीलंका में इस तरीके से कैप्चर किया, बोला भाई 100 साल की लीज में रहेगा, 99 सालों की लीज में रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से वो आपको कवर करेगा, कैप्चर करेगा। तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, या कई लोग उसको चेक बुक डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। व्हाट इज अनदर वर्ड, चेक बुक डिप्लोमेसी बोलते हैं कि आपको ब्लैंक चेक दे दिया और एक तरीके से आपको खरीद लिया, है ना। और यहाँ से शुरुआत होती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी की। आपको पता होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना, जिसमें इंडिया के अराउंड या इंडियन ओशन में वो एक तरीके से माला गारलैंडिंग टाइप की चीज़ कर रहा है, बाय कैप्चरिंग डिफरेंट एरियाज, कैप्चरिंग डिफरेंट आइलैंड्स, हैविंग डिफरेंट नेवल बेसेस एंड ऑल, है ना। इस तरीके से वो गारलैंडिंग कर रहा है इंडिया के अराउंड एंड इंडियन ओशन रीजन में स्पेशली, है ना। लेट मी शो यू फिगर। तो अगर आप इस फिगर को क्लियरली देखें तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाली जो चीज़ है, लेट मी शो यू दैट। इस तरीके से जो ये वाला पार्ट है, ये रेड जो मार्क है साउथ चाइना सी से जो स्टार्ट होता है, इधर कंबोडिया, इधर फिर म्यांमार, फिर यहाँ ये इंडिया को देखो पूरा कवर करते हुए इंडिया को, फिर यहाँ पे ये ग्वादर पोर्ट पर जाएगा, है ना, पाकिस्तान वाले रीजन में ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखें, यस सी है, ग्वादर पोर्ट तक गया, फिर यहाँ मालदीव्स के पास गया, फिर यहाँ हम्बनटोटा श्रीलंका एक पॉइंट है। तो ये जो है देखो गारलैंडिंग जो उसने की है, ये कहलाती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिप्लोमेसी। व्हाट इज दिस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और यहाँ देखो पोर्ट सूडान भी है, सूडान में पोर्ट सूडान वहाँ पर है, उनका पॉइंट है। और जिबूती में भी रिसेंटली आपको पता होगा कि जिबूती में भी इन्होंने बेस बनाया, तो जिबूती हो गया, पोर्ट सूडान हो गया। और यहाँ पे देखो चाइना ने एक रेल लिंक भी बनाई थी। फिर चाइना का फाइनेंस्ड एक पोर्ट भी है, बगाम्बोयो, जो है तंजानिया का पोर्ट है बगाम्बोयो। तो वहाँ पे इस तरीके से अलग अलग चीज़ें कवर करके चाइना जो है गारलैंडिंग कर रहा है इंडिया के अराउंड, और ये कहलाती स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिप्लोमेसी, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया की भी एक पॉलिसी है जिसको हम बोलते हैं ये आपका नेकलेस ऑफ डायमंड। ओके, तो अब इंडिया की एक नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, इंडिया की कौन सी स्ट्रैटेजी है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये एम करती है गारलैंडिंग चाइना, है ना। ये काउंटर इंसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी है। जैसे इंडिया को इंसर्कल कर रहा है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से, तो इंडिया पे काउंटर इंसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी अपना रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क या फिर नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। लिख लेना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इंटरव्यू में या मेंस आंसर राइटिंग में या प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। अब ये नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी क्या है, तो इसमें क्या है कि हम अपना नेवल बेस इंप्रूव कर रहे हैं,
अलग अलग कंट्रीज में हम अपना नेवल बेस इंप्रूव कर रहे हैं और हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, चाइना का जो गारलैंडिंग है उसको काउंटर कर रहे हैं बाय अनदर गारलैंड अराउंड चाइना, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि कुछ हमारे बेसेस आएंगे, चांगी नेवल बेस जो कि सिंगापुर में है, सबांग पोर्ट जो कि इंडोनेशिया में है, दुकम पोर्ट जो कि ओमान में है, अजम्पशन आइलैंड जो कि सिशेल्स में है, चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है। नाउ लेट मी शो यू अनदर मैप। अब आप ये मैप देखिए, इसमें आपको आराम से दिख रहा होगा, ये इंडिया का दिख रहा है आपको इंडिया। अब इंडिया के अराउंड जहाँ जहाँ इंडिया ने अभी बेसिस बनाने की कोशिश की है, तो ये ओमान में आप देखो, दुकम ओमान में है, चाबहार आपका ईरान में है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जापान में साथ ही हम डील कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वियतनाम ऑलरेडी कवर कर रहा है, एंटी चाइना ही है, जापान भी एंटी चाइना ही है। चांगी पोर्ट आपका यहाँ पे सिंगापुर में है, सबांग आपका यहाँ पे इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रीज हैं, इस तरीके से हम एक नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। इसके थ्रू हम चाइना को गारलैंडिंग या कवर कर रहे हैं। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर। और ये एंटी इंसर्कलमेंट पॉलिसी, मतलब कि जो चाइना की इंसर्कलमेंट थी उसके अगेंस्ट एक उसके एंटी पॉलिसी है ना, उसका एनेक्डोट है एक तरीके से कहना चाहिए, उसका एंटीडोट सॉरी, है ना। तो उसका एंटीडोट है ये, और इसी तरीके से हम जो है उसको काउंटर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट और न्यूज़ है, दोस्तारलिमैब, याद रखिएगा दोस्तारलिमैब। अब ये क्या है दोस्तारलिमैब? तो ये अभी एक रिसेंटली कैंसर की एक ड्रग है, इट्स एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो कि कैंसर की है और लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूल से बनाई गई है, और इट इज एक्टिंग एज अ सब्सटीट्यूट एंटीबॉडीज, इट इज एक्टिंग एज अ सब्सटीट्यूट एंटीबॉडीज। इट इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम जेमपेरिल नाम से ये बेची जा रही है। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन में इसको अप्रूव किया गया था फॉर मेडिकल यूज़ के लिए इसको अप्रूव किया गया था। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इसको जो एक्सपेरिमेंट किया गया है काफ़ी मिक्सअप के बाद एंड ऑल, दोस्तारलिमैब में एक खास बात ये देखी गई कि 12 लोगों को ये ड्रग जो कि कैंसर पेशेंट थे उनको ये एडमिनिस्टर की गई थी, और विदाउट यूजिंग कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और सर्जरी दीज पीपल हैव शोन ग्रेट रिस्पॉन्स टू दैट मेडिकेशन एंड कैंसर ट्रीटमेंट उनका लगभग कंप्लीट हो गया। नो साइंस ऑफ कैंसर सेल्स आर देयर नाउ, एंड बहुत ही अच्छे से इन्होंने पेशेंट्स को ठीक किया है, ठीक है ना। तो दैट वाज द थिंग विच वाज देयर, एंड ये दोस्तारलिमैब आप याद रखेगा, दिस इज अनदर ड्रग विच इज देयर, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। वॉर टेक्स अ टोल ऑन सूरत डायमंड ट्रेड। अब जो सूरत का डायमंड ट्रेड है उसको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। अब ये इसका रीज़न क्या है? रीज़न है द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स मोस्टली फ्रॉम रशिया, ठीक है ना। याद रखेगा, ये देखो कंसेप्ट याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉर का इम्पैक्ट क्या है ना। तो जो डायमंड इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसीलिए ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो यूपीएससी ने सपोज करो प्रीलिम्स में ही आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर था उसका डायमंड इंडस्ट्री पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर आपको नहीं कॉमन सेंस या नहीं ये क्लियर है चीज़ें तो आप वहाँ पे गलत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर है कि हाँ भाई किया क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो रशिया से आते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देयर, ठीक है ना। अब याद रखिएगा लगभग 100% जो हमारा रॉ मटेरियल है वो रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड कॉन्गो, यहाँ से हमारा आता है। रशिया बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर है रॉ मटेरियल्स का, स्पेशली इन द डायमंड ट्रेड फॉर अस, एंड वहाँ पे बेसिकली हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट जो पतली साइज का जो डायमंड होता है उसमें 70% इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम रशिया ओनली, एंड अगर 27 to 30% ओवरऑल देखें तो वो रशिया से हम इम्पोर्ट करते हैं। और जो ये डायमंड कटिंग का, पॉलिशिंग का काम गुजरात में होता है बेसिकली। अगर आप अभी देखो तो जब रॉ मटेरियल्स ही नहीं मिलेंगे तो ये कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम कहाँ से होगा, है ना। अब 27 से 30% ओवरऑल, और पतली साइज का जो है अगर वो 75% उसका ट्रेड रुक जाए तो फिर आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनका जो काम है वो रुक जाएगा। तो बेसिकली इट इज इम्पैक्टिंग इन दैट वे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आज का। तो यहाँ पे पहले एक ही एडिटोरियल है जो कि हम आज डिस्कस कर सकते हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंडिया इज़ नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब ऑथर ने वैसे कहा है कि देखो पहले फैक्ट्स बताए हैं कि अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दिख रहा है, लेकिन ऑथर ने कहा है कि एक्चुअलिटी में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। देखो अब इस आर्टिकल से बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही एक तो क्रिटिकल है, एनालिसिस क्रिटिकल है इसका। दूसरा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि क्या इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है नहीं। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में डेटा कलेक्शन के, इकोनॉमिक डेटा कलेक्शन के क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ऑथर ने यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा कलेक्शन की यहाँ पे है तो एक दो पॉइंट्स बताए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जो हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा नहीं लिया जाता है, उसका अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा हमारे इतना ज़्यादा, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नॉन एग्रीकल्चरल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो स्पेशली नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसका डेटा कलेक्शन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। रादर देन दैट व्हाट वी डू इज दैट वी अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज, वी डू द अप्रॉक्सीमेशंस। तो इसलिए ऑथर ने कहा है कि बहुत सारा जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे, देखेंगे, वो आपको इनकरेक्ट डेटा दिखेगा, दैट विल बी इनकरेक्ट डेटा, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। और अगर आप देखें 2016 के पहले तक फिर भी आप कर सकते थे अप्रॉक्सीमेशन। ऑथर का कहना है कि बिफोर 2016 यू कुड हैव डन दैट, बट आफ्टर 2016 जब से डीमोनेटाइजेशन हो गया है, जब से जीएसटी रिजीम आ गई है, तो इसके बाद अब आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते। और चूंकि कोविड-19 और जो ये वॉर है ये 2016 के बाद की घटना है, अभी की घटना है, 2020-21 की घटना है, तो ऐसे में ऑथर का ये कहना है कि इसलिए अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। और चूंकि पूरा डेटा अप्रॉक्सीमेशन से निकाला गया है इंडिया की जीडीपी का नॉल, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट डेटा नहीं है, रादर इट इज अ इनकरेक्ट डेटा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, ऑथर ने कहा है कि जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, उसको ऑब्वियस सी बात है कोविड का इम्पैक्ट है, एंड उसके बाद जो हमने देखा कि वॉर हो गया आपका यूक्रेन और रशिया में, और इसका इम्पैक्ट जो है वो परसिस्ट करेगा, इट विल द इम्पैक्ट विल परसिस्ट। एंड आगे हम देखेंगे कि अभी भी इसका कुछ इम्पैक्ट है बचा हुआ, प्री कोविड लेवल पे भी अभी हम नहीं आए हैं एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। इसके बाद ऑथर ने यही कहा है कि सारी चीज़ें बताइए जो मैंने आपको, एंड ऑथर ने कहा है कि जो जीडीपी डेटा इनकरेक्ट है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, प्राइवेट कंजम्पशन का है, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जो भी डेटा हमको दिख रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंजम्पशन का दिख रहा है, चाहे इन्वेस्टमेंट का डेटा दिख रहा है, ये सारा डेटा भी गलत होगा, है ना। ऑथर ने कहा अगर जीडीपी का डेटा गलत है, अगर इकोनॉमी का डेटा गलत है, तो फिर इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का डेटा भी गलत है। तो ऑथर ने वही कहा है कि एक मेथोडोलॉजी इस तरीके से बनानी चाहिए जिसमें कि आप करेक्ट डेटा एटलीस्ट कलेक्ट कर पाएँ, और हमको ये बोस्ट करना कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग होते तो इस तरीके से डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा होता हमारी करेंसी का, चाहे आप देखो, चाहे आप हमारे यहाँ इन्फ्लेशन देखो। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो ऑथर ने कहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, एसेंशियल आर्टिकल था, लेकिन हाँ एक जो प्रॉब्लम थी डेटा कलेक्शन की वो हम ज़रूर डिस्कस कर सकते थे। रशिया डिलीवर्स मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कूडनकुलम। तो कूडनकुलम जो प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके लिए रशिया ने एक और ज़्यादा रिलायबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल ट्रांसफ़र किया है। अभी जो हमारे यहाँ फ्यूल होता है उसकी जगह और ज़्यादा एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल दिया है। इसको बोलते हैं TVS 2M न्यूक्लियर फ्यूल। क्या बोलते हैं? TVS 2M न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये लिख लेना है। इसको क्यों लिख लेना? क्योंकि अगर आपसे यूपीएससी के लिए इतना पूछ ले कि TVS 2M न्यूज़ में था, ये क्या है ये, तो ये न्यूक्लियर फ्यूल है, एटलीस्ट आप इतना बता सकेंगे, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है, देखो क्या होता था अभी तक, रिएक्टर को अभी जो करंट प्रोसेस है उसमें हर 12 महीने में रोका जाता है, और हर 12 महीने के बाद उसमें जो एक्सेस बचता है फ्यूल उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस फ्यूल, अब जो नया आप TVS 2M फ्यूल यूज़ करेंगे तो उसमें आपको हर 18 महीने में ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो पहले वो प्रोसेस आपको हर 12 महीने में ही रिपीट करनी पड़ती थी कि भाई आप पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को रोकते थे, उसके बाद आप उससे क्या करते थे, फ्यूल पूरा एक्सेस निकालते थे। अब आपको एटलीस्ट ये प्रोसेस हर 18 महीने में करनी पड़ेगी। जब आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा बढ़ेगी।
बढ़ेगी, है ना। तो फ्यूल के कारण आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, मेंटेनेंस कम रहेगा, है ना, ज़्यादा टाइम पीरियड में मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ दैट, ठीक है। इसके अलावा इसमें एडवांटेज ये है कि इसकी जो रिजिडिटी के कारण, इसमें जो रिजिडिटी है उसके कारण जो इसकी असेंबली है और जो इसको असेंबल किया जाता है वो ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। दूसरा, इसमें यूरेनियम कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है ना, यूरेनियम कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस TVS 2M फ्यूल, है ना। और लॉन्गर साइकिल्स में काम करता है, इसलिए ज़्यादा जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है प्लांट की वो बढ़ जाती है। लॉन्गर साइकिल कैसे, पहले 12 महीने में आपको ये सब करना पड़ता था, अब 18 महीने में, तो साइकिल बड़ी हो गई ना। तो जब लॉन्गर साइकिल होगी तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपकी प्लांट की बढ़ जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट पॉइंट एज वेल, है ना। So that is it for this video, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.